हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस आईएएस। आज की क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो काफी इंटरेस्टिंग और नया टॉपिक है, दैट इज रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021। तो लास्ट वीडियो में हमने बैंकिंग ओम्बड्समैन के बारे में डिस्कस किया था। तो उससे आपको बैंकिंग ओम्बड्समैन के साथ साथ जो अदर ओम्बड्समैन होते हैं उसके बारे में भी पता चल गया था। ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि जैसे कि बैंकिंग ओम्बड्समैन होते हैं वैसे ही एनबीएफसी ओम्बड्समैन होते हैं, डिजिटल ओम्बड्समैन होते हैं, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन होते हैं। ओम्बड्समैन का मतलब वो पर्सन जो कि आपकी कंप्लेंट को हैंडल करता है, आपकी प्रॉब्लम्स का निवारण करता है। ठीक है, अब अगर वो बैंकिंग ओम्बड्समैन है तो उसका क्या मतलब है कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कस्टमर की कोई कंप्लेंट है, कस्टमर को कोई प्रॉब्लम है, तो उसको कौन सॉल्व करेगा? बैंकिंग ओम्बड्समैन। अगर एनबीएफसी ओम्बड्समैन है तो इसका मतलब है एनबीएफसी से रिलेटेड लाइक इंश्योरेंस कंपनीज हैं, लोन कंपनीज हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, या सिक्योरिटी की आप कोई डीलिंग कर रहे हो तो उनसे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी कंप्लेंट है तो उसको आपकी उस कंप्लेंट को कौन सॉल्व करेगा? एनबीएफसी ओम्बड्समैन। अगर इंश्योरेंस ओम्बड्समैन है तो इंश्योरेंस से रिलेटेड आपकी कोई कंप्लेंट है तो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन सॉल्व करेगा। डिजिटल ओम्बड्समैन है तो इट मींस आपने कोई डिजिटल ट्रांजैक्शन करी, ठीक है, गूगल पे, फोन पे, यूपीआई, आपने कोई भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन, डिजिटल ट्रांजैक्शन परफॉर्म करी, उस डिजिटल ट्रांजैक्शन में आपको कोई भी प्रॉब्लम अराइज हो गई, ठीक है, उस डिजिटल ट्रांजैक्शन को मानकर चलो आपने किसी को पेमेंट करी नेट बैंकिंग के थ्रू, वो पेमेंट आपके अकाउंट से डिडक्ट होगी बट उस पर्सन ने रिसीव नहीं करी, तो वो क्या है? आपकी कंप्लेंट हो गई डिजिटल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। तो उस कंप्लेंट को आप कहां पर फाइल कराओगे? डिजिटल ओम्बड्समैन के पास। तो डिजिटल ओम्बड्समैन क्या करेगा? डिजिटल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आपकी कोई भी कंप्लेंट है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करेगा। ठीक है, तो आपने प्रीवियस वीडियो में ओम्बड्समैन के बारे में तो सीख लिया। तो अब ये जो अलग अलग ओम्बड्समैन हमने डिस्कस किए थे ये सभी ओम्बड्समैन खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अब इनकी जगह आरबीआई ने क्या इंट्रोड्यूस किया है? इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021। ठीक है, इसकी जो थीम है, इस स्कीम की क्या थीम है? वन नेशन वन ओम्बड्समैन। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, एनबीएफसी से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन आपने करी उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, डिजिटल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, वो सभी प्रॉब्लम आपकी एक पॉइंट पर ही सेटल होंगी। किसके द्वारा? इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन के द्वारा। यानी कि आरबीआई की एक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021 के अंडर क्या है कि वन नेशन वन ओम्बड्समैन, कस्टमर की बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कंप्लेन हो, एनबीएफसी से रिलेटेड कंप्लेन हो, या फिर डिजिटल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन है, वो सारी कंप्लेन एक ही ओम्बड्समैन के द्वारा सॉल्व की जाएंगी। ठीक है, हमने बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम के बारे में डिस्कस किया जो कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। हमने एनबीएफसी ओम्बड्समैन स्कीम ऑफ एनबीएफसी 2018 डिस्कस करी, यानी कि एनबीएफसी ओम्बड्समैन के बारे में पढ़ा, ठीक है, जो कि एनबीएफसी से रिलेटेड कंप्लेंट्स को हैंडल करेगा। हमने ओम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शंस हमने डिस्कस किया, जो कि डिजिटल ओम्बड्समैन है, डिजिटल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आपकी कंप्लेंट को हैंडल करता है। बट ये सभी अब खत्म हो चुकी हैं, इनकी जगह पर एक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम आरबीआई ने इंट्रोड्यूस करी है। लेकिन अब इन सभी को कंबाइन करके एक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम तो आरबीआई ने इंट्रोड्यूस करी, बट ये जो अलग अलग स्कीम्स हैं ये किस एक्ट के अंडर है और किस एक्ट के किस सेक्शन के अंडर डिफाइंड है ये स्कीम्स, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी ओम्बड्समैन स्कीम किस एक्ट के किस सेक्शन के अंडर डिफाइंड है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। जो बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35A के अंडर डिफाइंड है। जो एनबीएफसी ओम्बड्समैन स्कीम है वो आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45L के अंडर डिफाइंड है। और ओम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शंस 2019 ये जो है, यानी कि डिजिटल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो ओम्बड्समैन स्कीम है वो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2017 के पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के सेक्शन 18 के अंडर डिफाइंड है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि ये तीनों बैंकिंग ओम्बड्समैन, डिजिटल ओम्बड्समैन एंड एनबीएफसी ओम्बड्समैन, इनको खत्म करके एक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम आरबीआई ने इंट्रोड्यूस करी है 2021 के अंदर। अब ये स्कीम है क्या? ठीक है, स्कीम के बारे में हम एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं,
ठीक है, आपको आइडिया मिल गया कि उन तीनों को कंबाइन करके ही ये एक स्कीम बनाई गई है। टू गेट योर फाइनेंशियल ग्रीवेंसेस एड्रेस्ड यू विल नो लॉन्गर हैव टू चेस डिफरेंट एंटिटीज रेगुलेटेड बाय आरबीआई, यानी कि अब आपको अलग अलग ओम्बड्समैन को चेज नहीं करना पड़ेगा। अब क्या है, चाहे आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आपकी कोई भी ग्रीवेंसेस हैं, कोई भी कंप्लेंट्स हैं, उन सभी कंप्लेंट्स को आप किसके पास लेकर जाओगे, जो एक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन आरबीआई ने बनाया है उसके पास लेकर जाओगे, वो आपकी कंप्लेंट को सॉल्व करेगा। ठीक है, चाहे वो कंप्लेंट बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हो या एनबीएफसी से रिलेटेड हो या फिर डिजिटल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आपकी कोई भी कंप्लेंट हो। ठीक है, यू विल नाउ हैव अ सिंगल पॉइंट ऑफ रेफरेंस टू फाइल कंप्लेंट्स, सबमिट डॉक्यूमेंट्स एंड ट्रैक द स्टेटस ऑफ योर कंप्लेंट एंड रिसीव फीडबैक। आपको क्या करना है, आपको अपनी कंप्लेंट फाइल करनी है। ठीक है, उस कंप्लेंट को, वो कंप्लेंट आपकी चाहे किसी भी मैटर से रिलेटेड है, आप उस कंप्लेंट को फाइल करोगे। ठीक है, कंप्लेंट फाइल करने के बाद आप अपनी कंप्लेंट को ट्रैक भी कर सकते हो। ठीक है, आप अपनी कंप्लेंट की पर कितनी सुनवाई हो रही है, क्या प्रोसेसिंग हुई है, उसके बारे में देख सकते हो, अपील फाइल कर सकते हो और साथ ही फीडबैक भी रिसीव कर सकते हो। ठीक है, अपनी कंप्लेंट का स्टेटस भी आप चेक कर सकते हो। क्लियर, और वो भी सिंगल पॉइंट पर। ठीक है, यानी कि अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए, अलग अलग कंप्लेंट्स के लिए अलग अलग ओम्बड्समैन को चेज नहीं करना पड़ेगा। आपको एक ही ओम्बड्समैन के पास जाना है, अपनी कंप्लेंट लेकर जानी है, कंप्लेंट फाइल करनी है, देन डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, कंप्लेंट के स्टेटस को ट्रैक कर सकते हो और फीडबैक ले सकते हो। ठीक है, ऑन नवंबर 12, 2021 आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 12 नवंबर 2021 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च करी क्या, इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। जो ये आप पढ़ रहे हो इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021, ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये कब लॉन्च की गई, तो 12 नवंबर 2021 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया, लॉन्च किया। क्लियर, अब इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, द रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021 aims to further improve the grievances redressed mechanism for resolving customer complaints against entities such as banks, NBFCs and payment service operators regulated by RBI। ठीक है, अब ये जो इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021 है, इसके अंदर जो ओम्बड्समैन होता है वो कौन अपॉइंट करता है, उसको भी आरबीआई के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। जैसे कि हमने ओम्बड्समैन का जो लेक्चर था उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि ये जो ओम्बड्समैन होते हैं वो आरबीआई के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, अब जो ऑब्जेक्टिव है क्या है, इस जो स्कीम है, ये जो स्कीम आरबीआई ने इंट्रोड्यूस करी है, इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि कस्टमर की कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करने का जो मैकेनिज्म है उसको इम्प्रूव करना, ताकि कस्टमर को अलग अलग ओम्बड्समैन को चेज ना करना पड़े, कस्टमर को अलग अलग कंप्लेंट्स के लिए अलग अलग ओम्बड्समैन के पास ना जाना पड़े। कस्टमर की चाहे बैंक से रिलेटेड कंप्लेन हो या एनबीएफसी से रिलेटेड कंप्लेन हो या फिर डिजिटल ट्रांजैक्शन या डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन हो, वो सारी कंप्लेन कस्टमर एक ही प्लेस पर, एक ही पॉइंट पर, ठीक है, फाइल कर सके और कस्टमर की कंप्लेंट सॉल्व हो सके। यानी कि कस्टमर की कंप्लेंट्स को इजीली सॉल्व करने के लिए ये स्कीम जो है वो आरबीआई ने इंट्रोड्यूस करी। ठीक है, यानी कि कस्टमर के ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करने का जो मैकेनिज्म है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको फर्दर इम्प्रूव करने के लिए आरबीआई ने ये स्कीम इंट्रोड्यूस करी, दैट इज रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी आपके माइंड में आ रहा होगा कि इस स्कीम के अंडर क्या हम ओम्बड्समैन के पास डायरेक्टली जा सकते हैं। जैसे कि हमने नॉर्मल जो बैंकिंग ओम्बड्समैन का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, उसमें भी हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन है तो वो आप डायरेक्टली ओम्बड्समैन के पास नहीं लेके जा सकते, आप पहले कंसर्न बैंक में अपनी कंप्लेंट फाइल कराओगे, देन इन केस बैंक जो है वो आपको एप्लीकेशन देने के लिए बोलेगा और आपके एप्लीकेशन देने पर जो बैंक है, बैंक ने आपकी एप्लीकेशन का कोई रिवर्ट नहीं किया या 30 डेज के अंदर अंदर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया गया आपको, या फिर बैंक ने आपकी कंप्लेंट सुनी ही नहीं, यानी कि आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और या फिर बैंक ने आपकी कंप्लेंट सुन ली, आपके एप्लीकेशन पर रिवर्ट दे दिया, बट जो डिसीजन बैंक ने लिया वो उस डिसीजन से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो उस केस में आप कहाँ जा सकते थे, बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास अपनी कंप्लेंट को फाइल करा सकते थे। ठीक है, सेम वे से यहाँ पर भी ऐसा ही है कि अगर कस्टमर की, देखो, कस्टमर हैव कंप्लेंट
कस्टमर की कोई भी कंप्लेन है, चाहे वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो एनबीएफसी से रिलेटेड हो, या फिर डिजिटल पेमेंट करी, डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड कस्टमर की कोई भी कंप्लेन है, ठीक है, वो कंप्लेन कस्टमर डायरेक्टली बैंकिंग ओम्बड्समैन या जो इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम के अंडर जो एक सिंगल ओम्बड्समैन आरबीआई ने एस्टैब्लिश किया है, सिंगल ओम्बड्समैन स्कीम, वहां पर उसके उस स्कीम के अंडर जो कस्टमर है वो डायरेक्टली ओम्बड्समैन के पास नहीं जा सकता। कस्टमर क्या करेगा, अगर उसकी बैंक से रिलेटेड कोई कंप्लेन है तो कंसर्न बैंक में जाएगा, अगर एनबीएफसी से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन है तो कंसर्न एनबीएफसी में अपनी कंप्लेन फाइल कराएगा, या डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन है, डिजिटल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, तो वो सर्विस प्रोवाइडर जो है उसके पास पहले कंप्लेन करेगा, ठीक है, इनके पास कंप्लेन करेगा। अब अगर कस्टमर के कंप्लेन फाइल कराने के बाद कस्टमर की एप्लीकेशन पर इनका कोई रिवर्ट नहीं आया, या फिर 30 डेज के अंदर अंदर कस्टमर की एप्लीकेशन पे उसे कोई रिस्पॉन्स रिसीव नहीं हुआ, या फिर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, ठीक है, या फिर उसकी कंप्लेन को सुना ही नहीं गया, बैंक के द्वारा नहीं सुना गया, या एनबीएफसी से रिलेटेड कंप्लेन है तो एनबीएफसी ने उसकी कंप्लेन को नहीं सुना, या फिर जो डिजिटल पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है वो उसकी बात को, उसकी कंप्लेन को नहीं सुन रहा, तो उस केस में यानी कि उसकी एप्लीकेशन का कोई रिवर्ट नहीं आया, या उसकी कंप्लेंट सुनी नहीं गई, या फिर जो डिसीजन है, जो भी डिसीजन दिया गया उसकी सुनवाई हो गई, उसकी एप्लीकेशन पर रिवर्ट किया गया, आफ्टर दैट जो डिसीजन मिला उसे, उस डिसीजन से वो सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, तो उस केस में कस्टमर कहां जाएगा, ओम्बड्समैन के पास जाएगा। अब अगर उसकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कंप्लेन है तो उसको ये नहीं करना पड़ेगा कि उसे बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास ही जाना है, या एनबीएफसी से रिलेटेड कंप्लेन है तो उसे एनबीएफसी ओम्बड्समैन के पास ही जाना है। अब कस्टमर क्या करेगा, डायरेक्टली एक जो इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021 के अंडर ओम्बड्समैन के पास जाएगा, ठीक है, उसके पास अपनी कोई भी कंप्लेन है किसी भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, वो कंप्लेन फाइल कराएगा, आफ्टर दैट ओम्बड्समैन जो है वो उसकी कंप्लेन को सॉल्व करेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहां पर क्या बताया गया है कि क्या आप डायरेक्टली ओम्बड्समैन के पास जा सकते हो या नहीं जा सकते, इसके बारे में ये बताया गया है कि आप सिर्फ 2 केसेस में ही ओम्बड्समैन के पास डायरेक्टली जा सकते हो, यानी कि ओम्बड्समैन के पास आप डायरेक्टली नहीं जा सकते, पहले आप कंसर्न बैंक में या एनबीएफसी में या फिर सर्विस प्रोवाइडर के पास जाओगे, ठीक है। अगर वो इन केस वो आपकी कंप्लेन को नहीं सुनते या जो भी डिसीजन देते हैं उससे आप सेटिस्फाइड नहीं होते, देन वो आप कहां जाओगे, इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम के अंडर ओम्बड्समैन के पास जाओगे। आप क्या करोगे, अपनी कंप्लेंट फाइल कराओगे, ठीक है, आफ्टर दैट अपनी कंप्लेंट के स्टेटस को ट्रैक कर सकते हो, ठीक है, फीडबैक ले सकते हो, डॉक्यूमेंट वहां पर सबमिट करा सकते हो, ठीक है। तो ओम्बड्समैन इज एन एपेलेट बॉडी वेयर कस्टमर्स कैन एस्केलेट कंप्लेंट्स, कस्टमर कंप्लेंट फाइल कर सकता है इफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कस्टमर जो है वो ओम्बड्समैन के पास अपनी कंप्लेंट कब फाइल करा सकता है, अगर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन में कोई कंप्लेन है तो बैंक यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब है, ठीक है, या फिर एनबीएफसी है, या फिर डिजिटल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। जो कस्टमर है वो ओम्बड्समैन के पास कब जा सकता है, अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि बैंक या एनबीएफसी या सर्विस प्रोवाइडर जो है वो फेल्स टू एड्रेस द कंप्लेंट विद इन 30 डेज, अगर कस्टमर की कंप्लेंट फाइल कराने के बाद अगर 30 डेज के अंदर अंदर कस्टमर को कोई रिवर्ट नहीं मिला, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, देन कस्टमर क्या कर सकता है, ओम्बड्समैन के पास अप्रोच कर सकता है, ठीक है, इवन व्हेन द कस्टमर। और सेकंड केस क्या बताया गया है कि अगर उसकी एप्लीकेशन पर उसकी कंप्लेंट पर रिवर्ट तो किया गया, लेकिन जो डिसीजन कस्टमर को दिया गया उस डिसीजन से कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, तो उस केस में भी वो ओम्बड्समैन के पास अप्रोच कर सकता है अंडर इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021, ठीक है। इवन व्हेन द कस्टमर आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रेजोल्यूशन ऑफर्ड और एक्सप्लेनेशन गिवन बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दे कैन अप्रोच टू द ओम्बड्समैन, ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात आती है कि ये स्कीम वर्क कैसे करती है, इस स्कीम में इस स्कीम की थीम क्या है, कैसे ये स्कीम काम करती है।
द सेंट्रल थीम ऑफ द स्कीम इज बेस्ड ऑन वन नेशन वन ओम्बड्समैन। यहाँ पर क्या है, एक सिंगल पॉइंट पर ही कस्टमर अपनी सारी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कंप्लेंट फाइल करा सकता है, यानी कि वन नेशन वन ओम्बड्समैन, सिंगल ओम्बड्समैन। कस्टमर को अलग अलग कंप्लेंट्स के लिए अलग अलग ओम्बड्समैन के पास नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ कस्टमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई। देखो यहाँ पर इस पॉइंट में आपको क्या इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि इन केस आपके माइंड में क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि अगर कस्टमर को कंप्लेंट है तो वो कंसर्न बैंक या कंसर्न एनबीएफसी या कंसर्न सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएगा कंप्लेंट लेकर, उनसे सेटिस्फाइड नहीं है तो वो ओम्बड्समैन के पास जाएगा, ठीक है। लेकिन इन केस ओम्बड्समैन के डिसीजन से कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है तो कस्टमर कहाँ जाएगा, ओम्बड्समैन के डिसीजन से अगर कस्टमर सेटिस्फाइड ना हो तो उस केस में कस्टमर कहाँ जाता है, कस्टमर जाता है एपिलेट अथॉरिटी के पास। हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था जब हमने बैंकिंग ओम्बड्समैन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर कस्टमर जो है वो ओम्बड्समैन के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं होता ठीक है, अगर ओम्बड्समैन के डिसीजन से कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है देन कस्टमर मूव टू, कस्टमर किसको अप्रोच करेगा, एपिलेट अथॉरिटी को। और बैंकिंग ओम्बड्समैन के अंदर जब हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि बैंकिंग ओम्बड्समैन के अंदर एपिलेट अथॉरिटी क्या थी, उस केस में एपिलेट अथॉरिटी थी डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई, बट यहाँ पर एपिलेट अथॉरिटी क्या है, इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021 के अंडर अगर ओम्बड्समैन के डिसीजन से कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होता तो कस्टमर एपिलेट अथॉरिटी के पास जाएगा अपनी कंप्लेंट को लेकर। और यहाँ पर एपिलेट अथॉरिटी कौन है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई। आरबीआई के कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट का जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो यहाँ पर एपिलेट अथॉरिटी कहलाएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम के अंडर एपिलेट अथॉरिटी जो है जिसके पास कस्टमर एंड में अपनी कंप्लेंट लेकर जाएगा वो एपिलेट अथॉरिटी क्या है, कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। इट विल हैव वन पोर्टल, वन ईमेल एंड वन एड्रेस फॉर द कस्टमर्स टू लॉज देयर कंप्लेंट्स। इस स्कीम के अंडर क्या है, सिंगल पोर्टल, सिंगल पॉइंट जहां पर कस्टमर अपनी हर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कंप्लेंट लॉन्च करा सकता है और उसकी कंप्लेंट को सॉल्व भी किया जाता है, ठीक है। अब बात आती है कि जो इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम के अंडर जो ओम्बड्समैन है और जो डेप्यूटी ओम्बड्समैन है, डेप्यूटी ओम्बड्समैन क्या है यहाँ पर, ये एक यहाँ पर नया कॉन्सेप्ट है। ओम्बड्समैन एंड डेप्यूटी ओम्बड्समैन ये उनका काम है कि जो हम कंप्लेंट फाइल कराएंगे ओम्बड्समैन के पास उसमें से कुछ कंप्लेंट्स कस्टमर, सारे जितने भी कस्टमर्स हैं उनकी जो भी कंप्लेंट्स होती हैं वो ओम्बड्समैन के पास लेकर जाते हैं, ठीक है। अगर बैंक उनकी या फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो उनकी कंप्लेंट को सॉल्व नहीं करा पा रहा तो वो कहाँ जाएंगे, ओम्बड्समैन के पास जाएंगे। अब ओम्बड्समैन के पास इतनी सारी कंप्लेंट्स होती हैं तो वो डिवाइड कर लेते हैं, कुछ जो कंप्लेंट्स होती है वो ओम्बड्समैन हैंडल करते हैं, कुछ उनके डेप्यूटी ओम्बड्समैन हैंडल करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो ओम्बड्समैन है और डेप्यूटी ओम्बड्समैन है उनकी जो अपॉइंटमेंट है, उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है और कितने टाइम पीरियड के लिए वो अपॉइंट किए जाते हैं। तो बेसिकली इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो आरबीआई के द्वारा की जाती है और कितने टाइम पीरियड के लिए, मिनिमम 3 इयर्स के, यानी कि 3 इयर्स से कम के पीरियड के लिए ये कभी भी अपॉइंट नहीं किए जाते, 3 इयर्स के पीरियड के लिए ये अपॉइंट किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा, ठीक है। द रिजर्व बैंक में अपॉइंट वन और मोर ऑफ इट्स ऑफिसर्स एज ओम्बड्समैन एंड डेप्यूटी ओम्बड्समैन टू कैरी द फंक्शंस एंट्रस्टेड टू देम अंडर द स्कीम। स्कीम के अंडर कस्टमर की कंप्लेंट को सॉल्व कराने के लिए आरबीआई जो है वो ओम्बड्समैन और डेप्यूटी ओम्बड्समैन अपॉइंट करता है, ठीक है। द अपॉइंटमेंट ऑफ ओम्बड्समैन और द डेप्यूटी ओम्बड्समैन एज द केस में बी शैल बी मेड फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स एट अ टाइम, यानी कि एक बारी में जो उनकी अपॉइंटमेंट की जाती है आरबीआई के द्वारा वो 3 सालों से कम के लिए नहीं की जाती, यानी कि मिनिमम 3 इयर्स के पीरियड के लिए ओम्बड्समैन और डेप्यूटी ओम्बड्समैन आर अपॉइंटेड बाय आरबीआई, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गई है। थैंक यू सो मच।